चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। अपना चल रहा था हमीर देव चौहान। मैंने कल शाखा के बारे में आपसे चर्चा की, क्योंकि इसमें शाखाओं की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा राजस्थान का पहला शाखा यह रणथंभौर दुर्ग में ही होगा, जो जलजौहर के नाम से जाना जाएगा इतिहास में। क्योंकि शाखा जब भी कंप्लीट होता है, पहले जौहर फिर केसरिया, तब शाखा कंप्लीट माना जाता है। ये इसका एक प्रोसीजर है और अधिकतर हुआ भी यही है। इसलिए मैंने विशाखा पे चर्चा की और हमीर देव, उसके पिता और उसके परदादा, सबके बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा की। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह हमीर देव चौहान, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में। जैसे मैंने बताया कि हमीर देव चौहान 1282 से 1301 17 युद्ध लड़े और 16 में विजयी रहे। कोटि जन यज्ञ किया, अतिथि देवो भव के सिद्धांत पर चले, और यानी कि जो अपनी शरण में आया उसकी रक्षा की, और उसके लिए पूरे परिवार के प्राणों को जोखिम में डालकर उसकी रक्षा की। वो अपने हट के लिए भी जाने जाते हैं। बागभट्ट हैं, बागभट्ट के जयत्र सिंह है, जयत्र सिंह के इनको दो तीन नामों से जाना जाता है, जय सिंह, जयसिम्हा, और उसके बाद में उनके छोटे पुत्र हमीर देव चौहान। तो इस तरीके से कहने का तात्पर्य यह है कि लगभग जैसे ही गद्दी पर बैठे हमीर देव चौहान 1282 में, तो इन्होंने जो नीति अपनाई वह है दिग्विजय की नीति। दिग्विजय की नीति यानी कि यहां पड़ता है रणथंभौर, यहां से इधर गुजरात तक, आबू तक और मेवाड़ तक, मांडलगढ़ तक भी इनका कर वसूल करते थे, लगभग लगभग सभी जगह, और सबको जीतते हुए उस समय दिल्ली के सिंहासन पर बैठा हुआ था जलालुद्दीन। तो सब जगह से जब जीत कर आए, 16 युद्ध जब जीते, तो अंतिम में जब ये आ रहे थे तो पुष्कर होते हुए रणथंभौर पहुंचे। तो रणथंभौर पहुंचे तो उस समय कोटि जन यज्ञ इन्होंने करवाया था। कोटि जन यज्ञ दिग्विजय के इसके ऊपर। तो कोटि जन यज्ञ में एक परंपरा होती कि जो यज्ञ करवाता है वो यज्ञ का जो मुख्य प्रधान होता है वो मौन व्रत धारण करता है। तो उस समय क्या है, जिस समय जलालुद्दीन का और क्या नाम से है जो अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण हुआ, तो उस समय राजा हमीर मौन व्रत धारण कर रखा था। तो इस वजह से भी कुछ समस्याएं आई उसको प्रबंधन में। अब देखते हैं अपन हमीर को। कुछ दो तीन चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि साहित्यों में से भी प्रश्न पूछा जाता है। आज रणथंभौर की गद्दी पर बैठेंगे हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान, हमीर दो हुए हैं, एक राणा हमीर हुए हैं, वो मेवाड़ में हुए हैं। आपको हमीर देव चौहान याद रखना है। देखो, इनके दो तीन ग्रंथ हैं। पहला है हमीर हट, हमीर हट। दूसरा है हमीर रासो, हमीर रासो। और तीसरा जो ग्रंथ है वह है हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य। इन तीनों को आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साहित्य में से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे इनके जो उस समय के जो साहित्य हैं, जैसे चंद्रवरदाई के समय अपन ने पढ़ा था पृथ्वीराज रासो। तो कुल मिला के
साहित्य में से एक प्रश्न, दो प्रश्न आते हैं, तो ये चीज भी आपको देखो। हमीर हट लिखी थी, हट किसने की थी? ऐसे याद रख लेना, चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर ने यह हट की थी कि मैं अंग्रेजों के कभी हाथ नहीं लगूंगा। तो इस तरीके से आप याद रख लेना। हमीर महाकाव्य, महाकाव्य, महा का मतलब होता है बड़ा। बड़ा कौन होता है? चंद्रमा और सूरज। तो नयन, चंद्र, सूर्य। अब बचा हमीर रासो, ये लिखा था जोधराज ने। ये तीन चीजें आपको जोधराज सारंगदेव, हमीर हट चंद्रशेखर ने, हमीर रासो जोधराज ने, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूर्य ने। इनकी पत्नी है रंगदेवी, मैंने कल भी चर्चा की है, और पुत्री है पदमला। अब चलते हैं अपन, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। जिस समय हमीर देव चौहान रणथंभौर की गद्दी पर बैठे, उस समय जयद्रथ सिंह ने अपनी स्वेच्छा से अपने पुत्र हमीर देव को गद्दी संभलाई थी। उस समय दिल्ली के सिंहासन पर बैठा हुआ था जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी। तो इसकी जो दिग्विजय की नीति को देखकर जलालुद्दीन खिलजी ने सोचा कि यार दिल्ली तो इसके पास में पड़ती है, कभी भी आक्रमण कर सकता है। तो इसको इस बात की भी सूचना लग गई थी कि ये दिग्विजय की जो नीति अपना रहा है और जिसके द्वारा ये यज्ञ हवन किया जा रहा है, उस यज्ञ हवन में मौन व्रत धारण किया जाता है। तो इस चीज का भी इसको पता लग गया था, तो उसी समय इसने आक्रमण किया। और मैंने आपसे कहा था कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है झाइन दुर्ग, तो इसने झाइन दुर्ग को जीत लिया था और घेराबंदी कर दी थी किसकी? रणथंभौर दुर्ग की। लेकिन ये रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाया, नहीं जीत पाया। काफी लंबे समय तक क्या नाम से है जो घेराबंदी रही। तो फिर ये यहां से घेरा उठाकर और वापस दिल्ली चला जाता है। लेकिन उस समय एक कमेंट्स इसने दिया था कि ऐसे, इसके सेनापति ने पूछा कि भाई अपन क्यों वापस जा रहे हैं, तो इसने एक बात कही थी कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर समझता हूं, बराबर समझता हूं। इस तरीके का इसने कमेंट्स दिया था। इससे पूछा सेनापति ने, भाई अपन क्यों चल रहे हैं? तो उसको पता है कि अपन जीत नहीं पाएंगे, तो ये घेराबंदी तोड़ नहीं पाया। तो इस तरीके से कहने का मतलब वो ये कमेंट्स करके चला जाता है कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर से, देख लेंगे बाद में। होता क्या है कि देखो, साइकोलॉजी में एक नियम है, साइकोलॉजी में एक नियम है औचित्य स्थापन। औचित्य स्थापन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि लोमड़ी बार बार उछली, बट ट्राई अगेन एंड अगेन बट कुड नॉट गेट देम, वो प्राप्त नहीं कर सकी। किसको? किसको प्राप्त नहीं कर सकी? अंगूरों को। जब अंगूरों को प्राप्त नहीं कर सकी तो उसने क्या कहा? अरे चलो हटो, अंगूर तो खट्टे होते हैं। तो ये औचित्य स्थापन हुआ। मान लीजिए अपन तैयारी कर रहे हैं साहब, अपन तैयारी कर रहे हैं, अपना नंबर नहीं आया, तो अपन तो अपने अपने में तो कोई खराबी बताएंगे ही नहीं, अपने में तो कोई कमजोरी बताएंगे नहीं, अपने में तो कोई कमी बताएंगे नहीं। सामने वाले ने आपसे पूछा, यार तेरा नंबर नहीं आया इसमें रीट में, तो आप क्या कहोगे? अरे यार मैं तो रीट की तैयारी वैसे ही कर रहा था, मैं तो आरएस की तैयारी कर रहा हूं। तो अपने में तो कमी बतानी नहीं है अपन को। तो यानी कि सामने वाले ने अपने में कमी नहीं बताई, वो ये कहते कि ऐसे दुर्गों को, ऐसे 10 दुर्गों को तो मैं मुसलमान के बाल के बराबर समझता हूं, इस तरीके से कह के, और कुल मिला के जलालुद्दीन यहां से चला जाता है। अब आता है, दिल्ली पर बैठता है अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद।
यहां बैठेगा अलाउद्दीन खिलजी, और यहां रणथंभौर में रहेंगे हमीर देव चौहान। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन को मारकर और दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। यहां हमीर देव चौहान ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अब देखो, हमीर हट के अनुसार और हमीर महाकाव्य के अनुसार दोनों कारण आपको पता है, शरणागत वत्सल है, और अपने हट के कारण हमीर देव चौहान जाने जाते हैं। सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, सिंगनी एक ही बार जनती है, कहने का मतलब जो भी है उसके जो भी होता है वो एक ही बार बच्चा पैदा करती है। सिंह सवन सतपुरुष वचन, यानी कि सज्जन व्यक्ति एक ही वचन होगा, कल्याणकारी हो या विनाशकारी हो, उसने जो कह दिया वो सत्य होकर रहेगा। सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, यानी कि केले का पेड़ एक ही बार फलता है, फिर उसको काटना पड़ता है। तिरिया तेल हमीर हट, स्त्री के तेल एक ही बार चढ़ता है, इस विषय पे अपनी चर्चा कल हो चुकी है। स्त्री के एक ही बार तेल चढ़ता है। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, तो राजा हमीर, यानी कि राजाओं के तो वैसे भी हट, बाल हट, राज हट, योग हट, ये सारी हट होते हैं। तो राजा हमीर के भी अगर किसी चीज ने हट पकड़ ली कि मैं ये करूंगा तो ये करूंगा ही सही। तो मैं दोनों कारण बता देता हूं आपको, दोनों की वजह से अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान को जो युद्ध होता है, उस युद्ध के दोनों कारण बता देता हूं। एक है हमीर हट और दूसरा है हमीर महाकाव्य के अनुसार। महाकाव्य के अनुसार, दोनों के अनुसार, हमीर हट के अनुसार और हमीर महाकाव्य के अनुसार दो कारण हैं। दोनों कारण मैं आपको बता देता हूं। देखो, क्या हुआ कि एक बार अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना गुजरात अभियान के लिए, विजय के लिए जा रही थी, उधर से जब आए तो उस समय क्या हुआ, इसके जो सैनिक थे उसमें बंटवारे को लेके और कुछ विवाद हो गया। बंटवारे को लेके विवाद हो गया और कुछ कहना चाहते थे कि मैं ज्यादा लूंगा और कोई कहते थे कम लेता। तो उसमें क्या है, मोहम्मद शाह और दो व्यक्ति और थे उसके, अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य जो सेनापति माने जाते हैं, उलुग खां और नुसरत खां। इनमें बंटवारे को लेके और विवाद हो गया। मोहम्मद शाह कहना चाहता था कि मैं आधा लूंगा और आधे में से तुम बांट लो। इस तरीके का 1/5 या कुछ जो विवाद हुआ, कहने का मतलब इनके बीच में युद्ध की संभावना होगी। और मोहम्मद शाह कहां चला गया, भगकर चला गया, किसकी शरण में, हमीर देव चौहान की शरण में। एक कारण तो यह बताया जाता है। दूसरा कारण जो है वह भी आप सुन लो। यह है मोहम्मद शाह, इसकी एक पत्नी है चिमना। किसकी, अलाउद्दीन खिलजी। यहां है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह प्रेम करता था चिमना से। इस बात का पता चल गया अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को पता कैसे चल गया, क्योंकि इन दोनों ने, मोहम्मद शाह और चिमना ने, अलाउद्दीन खिलजी को मारने की योजना बना ली थी। इस बात का जब पता चला तो अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद शाह को बुलाया, मोहम्मद शाह को बुलाया। मोहम्मद शाह को बुलाया कि भाई देख, ऐसा है, हमारे इसमें हरम में बहुत सारी रानियां, और तू किसी को भी को अपना ले, किसी से भी शादी कर ले, जो भी तेरी इच्छा हो कर ले, पर तू मेरी चिमना को छोड़ दे, क्योंकि ये
अलाउद्दीन खिलजी उस समय का काफी पराक्रमी था। तो उसने कहा कि भाई ये तो मेरी इज्जत का सवाल है, तो मेरी ही मतलब ये है जो रानी से प्रेम करता है, ये बात तो जब फैलेगी तो बहुत मेरी बेइज्जती होगी। तो कोई सी भी हमारे हरम में इतनी हजारों रानियां हैं, उसमें से किसे। तो भाई मोहम्मद शाह भी सच्चा आशिक, उसने कहा कि ये नजराना आप किसी और को पेश करना, मैं मेरी मोहब्बत की तोहन नहीं होने दूंगा, मैं तो उसी से चिमना से प्रेम करूंगा, तो चिमना से ही प्रेम करूंगा। अब तो अपन तेरे चिमना के दीवाने, तो अपन तो चिमना के दीवाने ही रहेंगे। इस बात को विवाद लेके और मोहम्मद शाह को जब मारने की योजना बनाई, तो मोहम्मद शाह भगकर आ जाता है कहां पे, हमीर देव चौहान के पास। कारण एक ही है कि हमीर देव चौहान ने किसको शरण दी, मोहम्मद शाह को। कारण एक ही बनता है। तो देखो, अलाउद्दीन खिलजी भी इसकी दिग्विजय की नीति को देखकर और आक्रमण तो करना चाहता था, कारण मैंने आपको दोनों बता दिए, पर कोई ना कोई बहाना तो मिले ना। तो अलाउद्दीन खिलजी को भी यह बहाना एक तरीके से मिल गया तो आक्रमण तो होना था। इधर यह बंदा आ गया हमीर देव चौहान की शरण में। हमीर देव चौहान की शरण में आ गया, तो हमीर देव चौहान तो शरणागत वत्सल है, अतिथि देवो भव के सिद्धांत पर चलने वाले आदमी हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मांगा मोहम्मद शाह को, मना करना ही था। जब मना करना था तो स्वाभाविक बात है कि आक्रमण होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है कहां पे, रणथंबोर, वही झाइन दुर्ग। कौन, वही नुसरत खान और उगलू खां, ये दोनों आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, नुसरत खां और उगलू खां। उलुग खां या उगलू खां जो भी है, आपके पास ऑप्शन मिलेगा बेटा, उसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यानी कि ये झाइन दुर्ग को जीत लेते हैं और घेराबंदी कर देते हैं किसकी, वही रणथंबोर दुर्ग की। अब होता क्या है, उस समय जब रणथंबोर दुर्ग की घेराबंदी करते हैं, तो ये अंदर तो कोटिजन योग चल ही रहा था, मौन व्रत धारण कर ही रखा था। तो ये दोनों इसकी वीर रचना देख रहे थे रात्रि में। रात्रि में जब वीर रचना देख रहे थे, तो अंदर से कोई ऐसा गोला बारूद आया और मृत्यु हो जाती है किसकी, नुसरत खां की। जैसे ही नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है, तो यह समाचार उगलू खां के द्वारा पहुंचाए जाते हैं कहां पे, दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी के पास में। अलाउद्दीन खिलजी के पास में पहुंचाए जाते हैं और उससे कहा जाता है कि आप बड़ी सेना लेके आओ, और इस तरह की घटना हो चुकी है। तो अलाउद्दीन खिलजी खुद एक बड़ी सेना के साथ में दिल्ली से रवाना होता है और आ जाता है रणथंबोर दुर्ग। काफी दिनों तक घेराबंदी रही। तो जब काफी दिनों तक घेराबंदी रही, तो उस समय उधर दिल्ली पर भी आक्रमण होना शुरू हो गए। तो इसको, अलाउद्दीन खिलजी को इस बात की टेंशन सता रही थी कि ऐसा नहीं हो कि इसके चक्कर में अपन दिल्ली के सिंहासन को खो बैठे। तो फिर इसने एक संदेश भिजवाया। इससे पहले भी इनका एक युद्ध हुआ था कि धर्म सिंह और इसने, क्योंकि ये मौन व्रत थे, तो पहले एक युद्ध हो चुका था और इनका राजा हमीर का भी एक सेनापति मारा जाता है उस युद्ध में। तो 2-3 आक्रमण हुए थे। अपन मेन आक्रमण की बात करते हैं, क्योंकि वो चीज आपको याद नहीं रखनी। जो चीज आपको याद रखनी है वो मैं आपको अंत में बता दूंगा। तो एक तो साहित्य से लेके चीज रखनी है, और ये जो मेन और लास्ट जो युद्ध है, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी खुद एक बड़ी सेना के साथ में आता है और बड़ी सेना के साथ में आके और रणथंबोर दुर्ग को घेर लेता है। उधर से इसको सूचना मिलती है कि भाई दिल्ली पर भी बार बार आक्रमण हो रहे हैं। तो फिर ये क्या करता है, अंदर एक सूचना भिजवाता है
और सूचना भिजवा के ये कहता है कि मैं तो संधि करने, क्योंकि मुझे वापस दिल्ली जाना है, तो आप किसी व्यक्ति को भेज दो और हम संधि समझौता जो भी है वो कर लेंगे। तो कहा जाता है कि हमीरदेव चौहान ने अपने 2 सेनापति को भेजा, रणमल और रत्तीपाल। ये दोनों नाम भी आपको याद रखने हैं। रणमल और रत्तीपाल को भेजा। रणमल और रत्तीपाल ने से बात की किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने ये बात कर ली, इसको एक तरीके से लालच दे दिया कि भाई है ना, जो मैं जब यहां से जीत के जाऊंगा तो आपको दे जाऊंगा और आप इसके सिंहासन पे बैठ जाना। यानी कि इससे भी बात कर ली अलग बुला के, और इससे भी वही बात कह दी, और इससे ये कह दिया तू उससे मत कहना, तू उससे मत कहना। इस तरीके से दोनों भ्रम में रह गए और कुल मिला के एक चाल खेल गया अलाउद्दीन खिलजी। और जैसे ही ये गया, दोनों ये गए, तो योजना के मुताबिक, कहने का मतलब इन्होंने दुर्ग के फाटक खोल दिए और इस तरीके से दुर्ग के मतलब एक मोर्चा कम कर दिया। जहां ये रणमल और रत्तीपाल थे उस जगह पे मोर्चा कमजोर कर दिया, और मोर्चा कमजोर करने की वजह से अलाउद्दीन खिलजी की जो सेनाएं हैं वो अंदर चली गई। अंदर जैसे ही चली जाती है तो हमीरदेव चौहान को पता चलता है। तो हमीरदेव चौहान और तो रंगदेवी और उसकी पुत्री पद्मला के नेतृत्व में तो युद्ध होता है, और ये केसरिया धारण करके युद्ध की तैयारी हो जाती है, युद्ध करते हैं। तो कहने का मतलब हमीरदेव चौहान युद्ध में मारा जाता है इस जगह, और रंगदेवी और उसकी पुत्री पद्मला के नेतृत्व में जल जोहर किया जाता है जुलाई 1301 में। यानी कि ये कंप्लीट साका हो जाता है। हमीरदेव चौहान के द्वारा केसरिया धारण करके युद्ध होता है, वहां हमीरदेव चौहान मारे जाते हैं, और रंगदेवी और पद्मला के नेतृत्व में जल जोहर हो जाता है। इस तरीके से 1301 में कंप्लीट एक शाखा तैयार हो जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी का कहने का मतलब रणथंभौर दुर्ग पर अब बसता है रणमल और रत्तीपाल। रणमल और रत्तीपाल को कहा जाता है कि उस पे घोड़े फिरवा दिए जाते, उससे पूछा जाता है कि तुम अपने स्वामी के नहीं हुए तो मेरे कहां से होंगे। ऐसा राजा मैंने मेरी जीवन में पहली बार देखा है कि जिसके शरण में कोई व्यक्ति चला गया उसके लिए उसने पूरे परिवार के प्राणों का त्याग कर दिया, पूरा बलिदान कर दिया। ऐसे राजा के तुम नहीं हुए तो फिर मेरे क्या होंगे। तो रणमल और रत्तीपाल को मरवा दिया। अब बच्चा कौन? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह से कहा कि बोल तेरे साथ क्या वसूल किया जाए, क्या सुलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। उसने कहा, मोहम्मद शाह ने, मारूंगा और उसके बाद में हमीरदेव चौहान के किसी वंशज को रणथंभौर की गद्दी पर बिठाऊंगा। इस तरीके से जब वो कहता है तो उसकी भी गर्दन काट दी जाती है। आज भी रणथंभौर दुर्ग में जब आप घुसोगे तो वहां रणमल और रत्तीपाल के सामने यहाँ मेन जो नौलखा दरवाजा है, उस नौलखा दरवाजा के मेन उस पे ही उन दोनों के, यानी कि उनको एक तरीके से वहां दोनों की गर्दनें इस तरीके से वहां रखी हुई है, क्योंकि इसने धोखा, इन दोनों ने धोखा किया है, और उस धोखे की वजह से ताजिंदगी लोग उनको ठुकराते रहे कि ये बड़े दगेबाज आदमी हैं जो राजा हमीरदेव के साथ में इन्होंने दगा किया है। तो इस तरीके से कहने का मतलब हमारा एक कंप्लीट शाखा जुलाई 1301 में कंप्लीट। अब देखो, अब जो आपको कुछ चीजें, ये चीजें तो आपके जो मेन चीजें याद रखने वाली है, क्योंकि हमीर का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। कुछ बातें अपन ने पिछले वीडियो में कर ली। अब इसके साथ में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में एक व्यक्ति आया था, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, देखो जलालुद्दीन की आपको एक ही बात याद रखनी है। इस कमेंट्स को घुमा फिरा के सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ऐसे 10 दुर्गों को तो मैं मुसलमान के बाल के बराबर समझता हूं। ये कमेंट्स आपको याद रखना है। अमीर खुसरो जब ये जीत लेते हैं, रणथंभौर दुर्ग को जीत लेते हैं, तब अमीर खुसरो ये कहता है कि आज कुप्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। कुप्र का गढ़
इस्लाम का घर हो गया, इस्लाम का घर हो गया। कुफ्र का गढ़ का मतलब होता है धर्म विरोधी, यानी कि ये हिंदू धर्म का समर्थक था और इस्लाम धर्म का विरोधी था। तो यानी कि ये कुफ्र का गढ़, यानी कि जो हिंदू धर्म का जो एक गढ़ था वो आज इस्लाम का घर हो गया। ये बात किसने कई बार बार घुमा फिरा के इसी बात को पूछा जाता है, ये अमीर खुसरो ने कहा। अमीर खुसरो मुकरियां लिखता था, मुकरियां। हिंदी खड़ी भाषा का पहला कवि है ये अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इसने एक ग्रंथ भी लिखा, प्रेम सागर, खड़ी भाषा का कवि, हिंदी खड़ी भाषा का कवि माना जाता है इसको। प्रथम कविता इसने जो लिखी है वो प्रेम सागर लिखी है। निजामुद्दीन औलिया इसके गुरु थे, किसके? अमीर खुसरो के। निजामुद्दीन औलिया ये मुकरियां लिखता था, बढ़िया बढ़िया मुकरियां लिखता था, अच्छी अच्छी मुकरियां लिखता था। इसको मुकरियों लिखने का शौक था। लोग इसकी मुकरियां बहुत प्रसिद्ध हुई है। जैसे मान लीजिए, अपनी छवि बनाई के मैं पी के पास गई, अपनी छवि बनाई के मैं पी के पास गई, जब पी को देखा तो मैं अपनी छवि भूल गई। यानी कि मैं तैयार होके फेयर एंड लवली लगा के अपने पीए के पास गई, और जब मैंने पीए को देखा तो मैं खुद की अपनी छवि भूल गई, इतने सुंदर मेरे प्रीतम है। गोरी सोवे सेज पे मुख पे डाले केस, गोरी सूती हुई है सेज पर और अपने केस मुख पे डाल रखे हैं। चल खुसरो अपने घर छा वही चौर, कि है खुसरो अब चलते हैं, चारों तरफ अंधेरा हो गया। इस तरह की मुकरियां इसकी प्रसिद्ध है, जो इतिहास में और इसमें गाई बोली जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जो याद रखना है वो जो मैंने बीच के टॉपिक मैंने बताए नहीं, बीच के 2-3 युद्ध होते हैं वो मैंने बताया नहीं। पहला प्रथम युद्ध जलालुद्दीन और इसके बीच में होता है, घेराबंदी करके चला जाता है, और इस तरीके से वो कमेंट्स जलालुद्दीन का आपको याद रखना है। दूसरा युद्ध है वो युद्ध जो बीच में एक युद्ध वो जो होता है वो भी मैंने नहीं बताया। अपने मेन जो युद्ध हुआ है अलाउद्दीन खिलजी और इसके जो बड़ी सेना लेके आता है, इसमें नुसरत खां मारा जाता है, क्योंकि ये नुसरत खां और उगलू खां के बारे में कई बार पूछा गया है, इस वजह से मैंने नुसरत खां उगलू खां मारा। कौन गया? नुसरत खां। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो जो चीजें जल जौहर हुआ है रंगदेवी और पदमला के नेतृत्व में, कब? जुलाई 1301। और कुछ ये जो कमेंट्स हैं आपके अमीर खुसरो की कि कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया, इस तरीके से हमीर देव चौहान का ये जो इतिहास है उसके बारे में जो है वो संपूर्ण होता है। कल का जो विषय रहेगा वो मेवाड़ की तरफ रहेगा।